नमस्कार, सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और मुरैना में नगरपालिका के अध्यक्ष के बेटे के साथ मारपीट हुई है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आपको बता दें कि उपाध्यक्ष के नाती पर समर्थकों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। वायरल वीडियो में लाठी डंडे चलते हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग बीच बचाव करते भी नजर आए हैं। दरअसल पोरसा थाना इलाके के अटेर रोड के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। डिवाइडर के निर्माण कार्य को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद मारपीट तक बात पहुंच गई। और मारपीट की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 18 के माध्यम से। इस मारपीट की तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात उस वक्त थे वहां। और अमित शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। अमित, अभी क्या वजह पता चल पाई है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों नौबत आ गई और क्या पुलिस की भूमिका रही यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, अभी तक जो मामले की जानकारी मिली है वो यही है कि नगर पालिका के उपाध्यक्ष के परिजन थे और अध्यक्ष का बेटा था। इन दोनों में मारपीट का विवाद हुआ। विवाद दरअसल इस बात को लेकर के हुआ था कि नगर पालिका में निर्माण कार्य चल रहे थे और डिवाइडर का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी का निरीक्षण करने के लिए सीएमओ और नगर पालिका का अध्यक्ष का बेटा पहुंचा था। लेकिन इसी दौरान जो उपाध्यक्ष के परिजन आए थे और उन्होंने बिना कुछ कहे अध्यक्ष के बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की जैसे ही जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद मामला सुलझ हुआ था। लेकिन जो मारपीट का वीडियो सामने आया है उसमें साफ तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3 से 4 लोग ऐसे नजर आ रहे हैं कि वो मारपीट कर रहे हैं, लाठी डंडों से मारपीट कर रहे हैं और उसमें 1 दर्जन से अधिक लोग ऐसे हैं जो बीच बचाव कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पोरसा थाना पुलिस ने जो नगर पालिका के उपाध्यक्ष है उनके बेटे तो 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जो आरोपी है उनकी भी तलाश शुरू कर दी है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से जो विवाद का वीडियो सामने आया है और जो घटनाक्रम आया है, क्योंकि निर्माण कार्य को लेकर के घटनाक्रम सामने आया है, तो एक अब चर्चाएं हो रही है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें धांधलेबाजी की जा रही है और इसी को लेकर के आपस में एक दूसरे में नहीं बनी थी। इसी को लेकर के ये विवाद सामने आया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अमित। पालिका द्वारा विकास कार्य किए, डिवाइडर का विकास कार्य किया जा रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य को निरीक्षण करने के लिए सीएमओ, सब इंजीनियर और मैं भी साथ में गया था गाड़ी से और मेरे बड़े भाई भी गए थे साथ में, क्योंकि वहाँ निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखने के जनता द्वारा शिकायत आ रही थी, तो निरीक्षण करने गए थे हम सब लोग सीएमओ के साथ। तो मौके पर क्या है, अरविंद सिंह तोमर ने कहा आप तो डिवाइडर में पार्टनर हो। हमने कहा मैं पार्टनर नहीं, तो उन्होंने माँ बहन की गाली दी और उनके बेटे ने रोड से मेरी जान से मारने की धमकी दी और रोड से मारपीट करना चालू कर दी मेरी। और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। बेकाबू कार एक घर में जा घुसी। हादसे में छत्तीसगढ़ के 4 लोगों की मौत हो गई और आपको बता दें कि इस हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। ये सभी महाकुंभ से स्नान कर अयोध्या जा रहे थे और इस दौरान रास्ते में हादसा हो गया। और यह हादसा प्रतापगढ़ में हुआ। सड़क हादसे की जो मिली जानकारी है उसके अनुसार 3 लोगों की जान चली गई, जबकि इसमें 3 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। माफ करिएगा, 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। और ये सभी महाकुंभ से स्नान कर अयोध्या जा रहे थे। और बड़ी खबर बालोद से, जहां पर लोहे का सामान से भरा हुआ एक ट्रक जिसमें भीषण आग लगने का मामला सामने आया। ड्राइवर ने कूद कर किसी तरह से अपनी जान बचाई। पुरूर थाना इलाके के नेशनल हाईवे 30 पर टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ। दरअसल हादसे के बाद सड़क पर दोनों ओर जाम लग गया और काफी देर तक जाम की ये स्थिति बनी रही। बालोद से ये तस्वीरें सामने आई हैं। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ है। दरअसल जो ये दुर्घटना के बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, ये बालोद में हुए इस दुर्घटना के दौरान की तस्वीरें, जिसमें बताया जा रहा है कि एक ट्रक में आग लगी थी जो नेशनल हाईवे 30 पर जा रहा था। और ग्वालियर में एक महिला का लापरवाही से कार चलाने का वीडियो सामने आया। वीडियो में महिला कार को रिवर्स कर एक बाइक सवार को रौंद देती है और मकान के नीचे बनी हुई दुकान में
कार घुस जाती है। आपको बता दें कि गनीमत यहां ये रही कि किसी की जान नहीं गई, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई और लोगों को मामूली चोट ही आई। ये सब कुछ वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और इसके बाद पुलिस ने कार चालक महिला के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार को जब्त कर लिया है। ग्वालियर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक महिला ने रिवर्स में कार चलाकर लोगों को ठोकना शुरू कर दिया। पास की घटना है जहां पर एक महिला गाड़ी चला रही थी जिसने रिवर्स किया और उसमें कुछ समस्या है जिससे गाड़ी की स्पीड बढ़ गई और कुछ वहां पे जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें जाके टकरा गई। इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और गाड़ी भी जब्त हो गई है। और इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र के जमुनाबाई नगर में किराए के मकान में प्रेमिका ने अपने प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद थाने जाकर उसने इकबाल जुर्म कर लिया। दरअसल तेजाजी नगर के रहने वाली प्रेमिका कृष्णा ने अपने ही प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके प्रेमी का नाम संस्कार बताया जा रहा है और मृतक प्रेमी और प्रेमिका कुछ दिन पहले ही कमरा किराए पर लेकर यहां रहने आए थे और इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और प्रेमी संस्कार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है अस्पताल। फिलहाल जांच की जा रही है, देखना होगा कि आगे क्या और भी कुछ तथ्य इसमें सामने आते हैं। प्रेमी की गला दबाकर हत्या करने वाली प्रेमिका ने पहले हत्या की और उसके बाद जाकर सरेंडर कर दिया। इंदौर से ये पूरा मामला सामने आया। जो प्रेमी था जिसकी हत्या की गई है, दरअसल इंदौर में ही वो बाइक टैक्सी चलाया करता था और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले इस प्रेमिका के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी देखने का विषय होगा। और ईडी का समन मिलने के बाद रायपुर में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के घर पर कांग्रेस नेताओं की मीटिंग हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, सीनियर एडवोकेट फैजल रिजवी, संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू सहित कई नेता शामिल हुए। बैठक में ईडी के समन को लेकर चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि जांच एजेंसी को क्या जवाब देना है। बताया जा रहा है कि इसके लिए कुछ और समय मांगा जाएगा। और तनु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, समन मिलने के बाद से गहमा गहमी तो बढ़ी हुई है, लेकिन कोई रास्ता निकल पाए उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए शराब घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार तेज होती जा रही है और इसी कड़ी में बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ईडी की टीम ने जो है दबिश दी थी और इस दौरान कई नेताओं से ईडी ने जो है पूछताछ की थी, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज की हम बात करें और बाकी नेताओं की बात करें, सभी नेताओं को ईडी ने समन जारी किया है। इसके साथ में ही जो प्रभारी महामंत्री है कांग्रेस के मलकीत सिंह गेंदू, उनसे भी ईडी की टीम ने पूछताछ की थी और ईडी की टीम ने पूछताछ करने के बाद उन्हें भी समन जारी किया और 27 फरवरी तक जो जानकारी 4 बिंदुओं में ईडी के द्वारा मांगी गई थी वो जानकारी उपलब्ध कराने की बात ईडी ने जो है कही है, जिसमें सुकमा के राजीव भवन के निर्माण को लेकर ईडी की तरफ से जो है जानकारी मांगी गई है और कहा जा रहा है कि शराब घोटाले के पैसे से ही आशंका ये जताई जा रही है। ईडी की जांच में ये खुलासा हुआ है, उनको ये जानकारी लगी है कि कवासी लखमा और हरीश लखमा के द्वारा शराब घोटाले के पैसे से जो है सुकमा के राजीव भवन का निर्माण कराया गया और जिसके बाद ईडी जो है राजधानी रायपुर पहुंची है और समन जारी किया। अब इसको लेकर जो कांग्रेस में गहमा गहमी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के निवास पर देर रात करीब 11 से 12 बजे के बीच में एक बैठक रखी गई थी और इस बैठक में कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो मौजूद रहे और इस दौरान ईडी को पूछताछ के दौरान क्या कुछ जवाब देना है इस पर रणनीति जो है वो तय की गई। साथ ही कांग्रेस जो है ईडी के सारे सवालों के जवाब देने को लेकर जो है वो तैयारी कर रही है। इसके साथ में हालांकि कांग्रेस ने इसको लेकर कुछ समय मांगा है और लेटर के माध्यम से पूछताछ के लिए उन्होंने कुछ समय मांगा है, साथ ही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भी समय मांगा है। तो बहरहाल इस पूरे मामले में ईडी की टीम ने जो है वो अपनी जांच तेज कर दी है, क्योंकि इससे पहले पूर्व महापौर एजाज ढेबर को भी जो है ईडी ने समन जारी किया था और उनसे भी पूछताछ का क्रम जो है वो लगातार जारी। वहीं पूर्व मंत्री कवासी लखमा पहले से ही इस पूरे मामले में जेल में बंद है और कहा जा सकता है कि जैसे जैसे ईडी की जांच जो है वो तेज होगी और ईडी दर परते दर उधेड़ने लगेगी, उसके बाद और भी कई कांग्रेस के जो राजनेता है वो ईडी के रडार पर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया तनु आपका इस जानकारी के लिए।
और छतरपुर के बागेश्वर धाम में कन्या विवाह महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। महाशिवरात्रि के पर्व पर 251 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह यहां पर करवाया जा रहा है। राष्ट्रपति वर वधू को आशीर्वाद देंगी और करीब 11:30 बजे बागेश्वर धाम पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सबसे पहले बालाजी सरकार के भी दर्शन करेंगी। वहीं कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, दलित और आदिवासी दूल्हे घोड़ी पर सवार होकर शादी के लिए पहुंचेंगे। 20 लाख लोगों के लिए भंडारे का इंतजाम किया गया है और भंडारे के लिए 400 लोग पिछले 6 दिन से जुटे हुए हैं। और आपको बता दें कि यहां राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। और छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रिलायंस फाउंडेशन और पूरे अंबानी परिवार का धन्यवाद किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल और 251 गरीब कन्याओं के विवाह में उनका बहुत सहयोग है। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मैं रिलायंस परिवार और अंबानी परिवार को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका ये सहयोग समाज को एक नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि हम रिलायंस फाउंडेशन और पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य समाज सेवा के लिए सदा तत्पर रहने वाले मेरे प्रिय भ्राता अनंत अंबानी को बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है और जो गरीब कन्या विवाह उत्सव है उसमें भी उनका बहुत सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं समस्त रिलायंस फाउंडेशन के परिवार को और हमारे बड़े ही प्रिय आत्मीय समाज के लिए और देश के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले, विशाल हृदय दिखाने वाले हमारे बड़े ही प्रिय, जिनका हमारा भ्रातृत्व प्रेम है, ऐसे श्री अनंत अंबानी जी का हम बहुत बहुत साधुवाद कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर जो हॉस्पिटल खुलने जा रहा और अभी 6वां बुंदेलखंड महाकुंभ कन्या विवाह उत्सव चल रहा, उसमें उनकी इस आयोजन में जो भूमिका है, निश्चित रूप से इससे समाज को बहुत बल मिलेगा, वंचित वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और यह सहयोग बहुत सराहनीय है। हम पूरे परिवार को बहुत साधुवाद देते हैं। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बिलासपुर में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया। महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। दरअसल शादी के बाद धर्मांतरण का दबाव बनाने का उस पर आरोप लगाया है पत्नी ने और पत्नी के द्वारा शिकायत भी दी गई इस बारे में। धर्मांतरण से मना करने पर उस पर मारपीट और प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया गया और परेशान पत्नी थाने पहुंची और हिंदू संगठन के लोगों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की। शादी हुआ उसके बाद से 1 महीने से वो चर्च जाने लगा। मेरे भी परेशान करता था कि चर्च चल, अगर चर्च नहीं जाएगी तो बहुत मारता पीटता था। अब बोलता था तू भी इसी को मान, अब बच्चे लोग को भी दे दे, मेरे बच्चे लोग का फ्यूचर बर्बाद हो, उन लोग भी क्रिश्चियन धर्म मानेंगे तो सही होंगे करके मेरे बहुत प्रताड़ित करता, बहुत मारता। कमाता कुछ नहीं है। अब मैं एक टीचर हूँ और कमाती हूँ, मैं उसको खुद पालती हूँ। नंबर से मुझे फोन आया था कि भैया आपकी मदद चाहिए। मेरे परिवार के लोग, मेरे पति और उनके परिवार के लोग मुझे लगातार मारपीट कर रहे हैं, धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहे हैं मुझे, मेरे साथ में, और लगातार मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। मेरे 10 साल के बच्चे को प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए घर से लेकर चले जाते हैं और मेरे साथ मारपीट करते हैं। आज वो बहन हम सबसे मदद मांगने के लिए सर्व हिंदू समाज की ओर से आज हम सभी हिंदू उसकी मदद के लिए आए हुए हैं और हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि पूरा समूचा हिंदू समाज उस बहन के साथ में खड़ा है। उस बहन के साथ किसी भी प्रकार का न्याय नहीं होगा। एक पीड़ित महिला है जो अपने पति पर ही आरोप लगा रही है कि वो यीशु मसीह का पूजा पाठ करता है और इसे भी यीशु मसीह का पूजा पाठ करने के लिए दबाव बनाता है और मारपीट करता है। इस संबंध में एक लिखित आवेदन दी है जिस पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मुरैना में नाबालिग के साथ दरिंदगी मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घर में सो रही लड़की के साथ दरिंदगी की गई थी। लड़की को पहले एक आरोपी ने बंधक बनाया जबकि दूसरे ने उसके साथ दरिंदगी की। आरोप है कि बदमाश लड़की को 15 दिन से स्कूल जाते समय परेशान भी कर रहे थे और शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को अरेस्ट कर लिया।
और अब बात जबलपुर की, जहां मुंबई से आकर जबलपुर की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी को अगवा करने वाले आरोपी को हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने धर दबोचा। दरअसल मूल रूप से बिहार के रहने वाले शहाबुद्दीन जो है मुंबई में रहकर नौकरी करता था। पिछले दिनों उसकी जबलपुर की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी के साथ इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई और इसी के चलते वो जबलपुर पहुंच गया और किशोरी को उसके घर से अगवा करने की कोशिश की। आधी रात को अपहरण करके अपने साथ ले गया। पहले आरोपी जबलपुर निवासी नाबालिग को भगाकर ले जाता, तब तक हिंदूवादी संगठनों ने दोनों को जबलपुर रेलवे स्टेशन पर धर लिया। अब हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोपी शहाबुद्दीन और 14 साल की नाबालिग लड़की को गोरखपुर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो चुका है और इसी के साथ मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के एक नए युग की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के जिस उद्देश्य के साथ जीआईएस का आयोजन किया गया था, वो लक्ष्य हासिल होता नजर आ रहा है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार की कार्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000 करोड़ के एमओयू, इसमें से महत्तम एमओयू जमीन पर उतरेंगे। मध्य प्रदेश पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ये विश्वास यूं ही नहीं है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 30,77,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। दुनिया भर से आए निवेशकों ने ये मान लिया है कि एमपी में निवेश का यही समय है, सही समय है। जीआईएस के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने एमपी की क्षमताओं के बारे में बताया था, अपना भरोसा जताया था। इसके बाद समापन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एमपी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की जमकर तारीफ की। ये भी कहा कि जितने एमओयू साइन हुए हैं, उनमें से ज्यादातर धरातल पर उतरेंगे। सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000 करोड़ के एमओयू, इसमें से महत्तम एमओयू जमीन पर उतरेंगे। इतना ही नहीं, एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो कई सारी आती हैं, जो इस एमओयू में समाहित नहीं है, उसको भी अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में स्थापित करने का काम मध्य प्रदेश प्रशासन करेगा, इसका मुझे विश्वास है। देश विदेश से आए उद्योग और व्यापार जगत के दिग्गजों ने एमपी को निवेश के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर देखा है। प्रदेश में इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल बनाने में एमपी सरकार के प्रयासों की तारीफ की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार के इस संकल्प के बलबूते पर देश विदेश के उद्योगपतियों ने अपने खुद की मन की जिज्ञासाओं के समाधान करते हुए लगातार मध्य प्रदेश के साथ जुड़ने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हमारी हौसला अफजाई की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमने व्यापक रोडमैप बनाने का प्रयास किया तो अपने यहाँ पर कई सुधार भी जो भी सीएस ने बताए उनको लाने का प्रयास किया। सिंगल विंडो सिस्टम, कलेक्टर के यहाँ उद्योग प्रकोष्ठ, ताकि निवेशक को अनावश्यक परेशानी नहीं हो और अपने काम को करने के लिए सरलता से वो आगे बढ़े। लेकिन हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री के आशीर्वाद के बाद हमने हमारा ये पूरा वर्ष उद्योग और रोजगार को समर्पित किया है। जीआईएस के जरिए एमपी में जमकर निवेश आ रहा है। निवेश से विकास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए कितना निवेश मिल चुका है, आइए ये जानते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 5.2 लाख करोड़, उद्योग निवेश संवर्धन में 4.94 लाख करोड़ रुपए, खनिज संसाधन 3.22 लाख करोड़ रुपए, शहरी विकास और आवास में 1.97 लाख करोड़ का निवेश मिला है।
वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में 1.47 लाख करोड़, पर्यटन में 64,000 करोड़ रुपए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 64,000 करोड़, एमएसएमई सेक्टर में 21,000 करोड़, उच्च शिक्षा के लिए 7,000 करोड़ और मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में 3,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। एमपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन सफल रहा है। जीआईएस में 60 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 70 से ज्यादा उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 मीटिंग हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट एमपी में निवेश के एक नए युग की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कांकेर में 2 सांपों का एक जोड़ा देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। कारण पता करते हैं, चलिए बताते हैं आपको। शहर के दूधनदी पुल के पास सड़क के किनारे लोगों ने सांप देखा और यह सांप अकेला नहीं था बल्कि जोड़े से था और कुछ देर के लिए सड़क पर इसे देखने के लिए जाम भी लग गया। और यहाँ पर ये तस्वीरें कांकेर से सामने आई, जहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक नाग नागिन का जोड़ा है जो दूधनदी पुल के पास दिखाई दिया और लोगों का बरबस ही ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और कुछ देर के लिए यहाँ जाम की सी स्थिति बन गई थी। और ये सामने आई तस्वीरें कांकेर से, जहाँ 2 सांप एक साथ दिखाई दिए और कौतूहलवश लोग इन सांपों को देखने लगे, इनका वीडियो बनाने लगे और कुछ देर के लिए सड़क पर जाम की सी स्थिति बन गई थी, क्योंकि वो बेहद नज़दीक थे दूधनदी पुल के और उस पुल पर से जहाँ से ट्रैफिक का मूवमेंट रहता है, अक्सर वहाँ पर ट्रैफिक सामान्य रहता है। लेकिन जब ये सांप वहाँ दिखाई दिया तो लोगों ने रुक करके इसका वीडियो बनाया और इस दौरान कुछ देर के लिए जाम की सी स्थिति बनी रही। छत्तीसगढ़ मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट सख्त है और हाईकोर्ट ने काउंटिंग पर रोक लगा दी है, काउंसलिंग पर रोक लगा दी है और सरकार को आज जवाब पेश करने के आदेश दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से लाभ देने का आरोप लगाया और हाईकोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा है। अब आने वाले कल इस मामले पर सुनवाई होने की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट अब पूरी तरह से सख्त है और काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। सरकार को आज जवाब पेश करना है, आदेश दे दिया गया है और याचिकाकर्ताओं ने अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से लाभ देने का आरोप लगाया। अगली खबर जगदलपुर से, जहां पर 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स 1 तारीख से शुरू होंगे और जिले का रिजल्ट जो 70% से कम आने और बस्तर के टॉप 10 में नहीं आने पर बड़ा एक्शन होगा। जिले के डीईओ, बीईओ, बीआरसी प्रिंसिपल पर कार्रवाई होगी। बस्तर कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा सत्र की शुरुआत में ही सभी बीईओ, बीआरसी और स्कूल प्राचार्यों की बैठक लेकर साफ निर्देश दे दिए गए थे और अगर बस्तर टॉप 10 में पिछड़ा तो उन सभी जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। और खंडवा में पुलिस कर्मचारियों का रुपए लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने गौवंशों से भरा हुआ वाहन छोड़ने के लिए रुपए लिए, ऐसा आरोप है। दरअसल इंदौर इच्छापुर हाईवे के 6 गांव माखन थाना क्षेत्र के पुलिस कर्मचारी का यह वीडियो बताया जा रहा है। 200 रुपए लेकर गौवंश के वाहन को पुलिस कर्मचारियों ने जाने दिया। एसपी ने तत्काल प्रभाव से 3 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित किया और जांच नगर पुलिस अधीक्षक खंडवा को सौंपी गई है। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।